हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। इसका एक भाग हम देख चुके हैं, आज हम दूसरा भाग समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि भारत के भौतिक प्रदेश में हम क्या क्या समझते हैं, कहाँ कहाँ पहाड़ है, कहाँ मैदान है, कहाँ पठारी क्षेत्र है, नदियाँ कौन कौन सी आ जाती है, मरुस्थल कहाँ पर है। यानी कि भारत में अलग अलग भौतिक स्थितियों को इस चैप्टर में हमें देखना है। तो हमने ये भी देखा था कि भारत को प्रमुख रूप से 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान, पांचवा द्वीप समूह और छठा पश्चिमी मरुस्थल। हमने पिछली क्लास में यह समझा था कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश को अलग अलग तरीके से हम कैसे बांट सकते हैं। यानी कि पिछली क्लास में अपना ये पहला भौतिक प्रदेश हिमालय पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम अगले भौतिक प्रदेशों के बारे में समझने वाले हैं। तो अपना दूसरा भौतिक प्रदेश है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसे उत्तर का महान मैदान भी कहा जाता है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये पहाड़ नहीं है, ये मैदान है। और कैसे बना है ये मैदान? इन 3 नदियों से बना है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। इन 3 बड़ी बड़ी नदियों से ये मैदान बना है, इसीलिए इन नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है, मतलब कि यहां पर अच्छी मात्रा में फसल होती है। ये पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है। उत्तर में पंजाब राज्य से लेकर ये पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर असम राज्य तक फैला हुआ है ये मैदान। इसकी लंबाई करीब करीब 2400 किलोमीटर है। ये 2400 किलोमीटर लंबे एरिया में फैला हुआ है। इसकी पश्चिम में चौड़ाई की बात की जाए तो ये 500 किलोमीटर है, वहीं पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है, ये 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा ही है। पश्चिम मतलब उस तरफ और पूर्व मतलब इस तरफ। तो पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है और पूर्व में कम चौड़ा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। वहीं अगर गहराई की बात की जाए, मतलब आप कितना गहरा अंदर जा सकते हो, तो गहराई भी पश्चिम में ही ज्यादा है। वहीं इसका ढलान बहुत कम है, ये पहाड़ की तरह ज्यादा ढलान वाला नहीं है, इसका ढलान बहुत कम है। इसीलिए इस क्षेत्र में नदियां भी आराम आराम से ही चलती है। इसका भी भौतिक विभाजन किया जाता है। इस सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के भी कुछ हिस्से किए गए हैं। कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। एक एक करके हम इनको समझते हैं। पहला हिस्सा है भाबर मैदान। पहला हिस्सा है भाबर मैदान। इस सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का भी पहला हिस्सा है भाबर मैदान। ये भाबर मैदान है कहां पर? शिवालिक के दक्षिण में। शिवालिक क्या है? कल हमने हिमालय के 3 भाग देखे थे, महा हिमालय, लघु हिमालय और सबसे नीचे वाला शिवालिक। तो शिवालिक के भी दक्षिण में ये भाबर का मैदान आ जाता है। ये कहां से कहां फैला हुआ है? ये जम्मू से लेकर असम तक फैला हुआ है। इस एरिया में, हालांकि इसका नाम मैदान है, लेकिन इस एरिया में आप खेती नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जब नदियां पहाड़ों से नीचे उतरकर इस मैदान वाले एरिया में आती है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए वो अपने साथ लाए गए बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों और छोटे छोटे कंकड़ों को यहां इस मैदान में डाल देती है। तो ये वाला एरिया कंकड़ पत्थर वाला एरिया है, इसीलिए यहां पर खेती नहीं की जा सकती। लेकिन इस क्षेत्र में आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे जरूर मिल जाएंगे। और इस क्षेत्र में चूंकि कंकड़ पत्थर वाला एरिया है तो नदियां उसके नीचे चली जाती है, मतलब नदियां यहां पर कहीं कहीं ही नजर आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में नदियां कहीं कहीं ही नजर आती है। हालांकि नदी है, पानी बह रहा है, लेकिन नजर नहीं आती है, वो है भाबर का मैदान। इस मैदानी हिस्से का, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी हिस्से का दूसरा भाग है तराई का मैदान, जो कि भाबर के दक्षिण में है।
हिमालय के 3 हिस्से, महा हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। शिवालिक के दक्षिण में भाबर का मैदान और भाबर के भी दक्षिण में तराई का मैदान। ये दलदली एरिया है, मतलब यदि आप गए तो आप इसमें फंस जाओगे। मिट्टी वाला एरिया है, दलदली वाला एरिया है। यहां पर बहुत सारे वन है, लेकिन इन वनों को काटकर यहां पर खेती की जा रही है। ये एक अच्छा उपजाऊ एरिया है, खेती यहां पर अच्छी हो सकती है। आगे तीसरा हिस्सा है बांगर का मैदान। बांगर का मैदान मतलब यहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। मान लीजिए ये नदी है, ये नदी बह रही है, तो नदी अपने साथ लाए गए मिट्टी को जमा करती रहती है अपने आसपास। तो ये जमा करती जाएगी, ये मिट्टी को जमा कर रही है, दोनों तरफ मिट्टी को जमा कर रही है। तो ये जमा करते करते बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। तो इसमें जो दूर वाला हिस्सा है, जो पुराना हिस्सा है, उसे कहा जाता है बांगर का मैदान। और नया वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे। तो ये दूर है, इसीलिए यहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यहां पुरातन यानी कि पुरानी जलोढ़ है। जलोढ़ मतलब जल द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ बोला जाता है। तो जो पुरानी वाली मिट्टी है उसे पुरातन जलोढ़ बोला जाता है। तो ये बांगर का मैदान ये दूर वाला मैदान है जहां पुरातन जलोढ़ पाई जाती है। इस बांगर के मैदान में जहां लवणीय भूमि है, मतलब जहां नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उसे रेह, कल्लर या धुड़ कहा जाता है। तो आपको पूछा जाए रेह, कल्लर और धुड़ क्या है, ये लवणीय भूमि है, नमकीन एरिया है। किस क्षेत्र का एरिया, ये बांगर के मैदान का एरिया है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, वो है खादर का मैदान। पिछले फोटो में मैंने समझाया था आपको कि दूर वाला हिस्सा यानी कि पुराना वाला हिस्सा बांगर कहलाएगा, तो नया वाला हिस्सा यानी कि पास वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, खादर कहलाएगा। ये नवीन जलोढ़ वाला हिस्सा है। यहां पर हर साल प्रति वर्ष वर्षा काल में नई नई मिट्टियों का जमाव होता रहता है। भाई वर्षा काल आएगी, नदियां और ज़्यादा बहेगी, तो वो अपने साथ लाए गए मलबों को और इकट्ठा करता रहेगी। तो वहाँ पर नई नई मिट्टियों का जमाव हो जाएगा, जिसे कहा जाएगा खादर का मैदान। और चूंकि नई मिट्टी है तो बहुत ही उपजाऊ मैदान ये बन जाते हैं खादर के मैदान। यहाँ पर चावल की, गेहूं की, गन्ना की बहुड़ी मात्रा में खेती की जाती है। आगे देखते हैं इस सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का पांचवा हिस्सा, जिसे कहा जाता है डेल्टा का मैदान। ये डेल्टा शब्द क्या है, कोई भी नदी समुद्र में बहने से पहले या झील में गिरने से पहले अपने मुहाने पर, अपने मुंह पर ऐसे मिट्टियों का जमाव कर देती है, उसे कहा जाता है डेल्टा। तो अगर आसान भाषा में समझा जाए तो नदियां समुद्र में गिरने से पहले अपने मुहाने पर एक दलदली भूमि बना देती है, उसे कहा जाता है डेल्टा। तो ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का जो डेल्टा है उसे सुंदरवन या सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। आपने कॉमिक्स की किताब में इस सुंदरबन का नाम देखा होगा, वहां पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। तो ये सुंदरबन डेल्टा किन नदियों का, किस मैदान का डेल्टा है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का ये डेल्टा है। तो ये गंगा का डेल्टा ही मैदान है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इससे बड़ा डेल्टा आपको नहीं मिलेगा। यहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन मतलब कि जिनकी जड़ें जमीन के ऊपर होती है। अधिकतर पेड़ों की, लगभग सभी पेड़ों की जमीन के अंदर होगी, लेकिन मैंग्रोव वन चूंकि इस दलदली एरिया में बनते हैं, तो वो सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए कुछ ऐसी चीजें अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि उनकी जड़ें जमीन से अंदर जाके बाहर आई हुई होती है, उन्हें मैंग्रोव वन बोला जाता है। तो इस एरिया में, इस सुंदरबन डेल्टा में आपको मैंग्रोव वन मिल जाएंगे, जो कि विश्व में सबसे बड़े मैंग्रोव वन है। इसका विस्तार कहां है डेल्टा के मैदान का, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इस डेल्टा के मैदान का विस्तार है। इस डेल्टा के मैदान की जो ऊपर वाली भूमि है, दूर वाली भूमि है, उसे चार कहा जाता है, और जो प्रमुख दलदली क्षेत्र है, पास वाला क्षेत्र है, उसे बील कहा जाता है। चार, बील, उच्च भूमि और दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र को बिल और उच्च भूमि को कहा जाता है चार। तो अब आते हैं इस
सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के पाठग्रंथ प्रश्न की तरफ हमने जो चीजें पढ़ी उसको हम एग्जामिन कर लेते हैं, खुद को टेस्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बील किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है बील? अभी हमने देखा ये जो डेल्टा मैदान का उच्च भूमि है वो 4 कहलाता है और इस डेल्टा मैदान के दलदली भूमि को कहा जाता है बील। तो बील किसे कहा जाता है? डेल्टा मैदान के दलदली क्षेत्र को बील कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कल्लर भूमि किन मैदानों में होती है? हमने देखा था जो लवणीय भूमियां होती है किन मैदानों में? आपके दूर वाले मैदानों में, मतलब कि बांगर मैदानों में जो लवणीय भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? कल्लर कहा जाता है। तो कल्लर भूमि कहां मिलेगी आपको? बांगर वाले मैदानों में, दूर वाले मैदानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर मैदान कौन से हैं? बांगर और खादर, बांगर दूर है और पुराने जलोढ़ वाले हैं, वहीं खादर पास है और नई जलोढ़ वाले हैं। तो खादर मैदान कौन से हैं? ये नई जलोढ़ से बने उपजाऊ मैदान है। भाई नई जलोढ़ से बनेंगे तो उपजाऊ तो होंगे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाबर मैदान किस श्रृंखला के नीचे फैले हैं? हमने देखा था भाबर मैदान आपके हिमालय की तीसरी श्रेणी, भाई हिमालय की 3 श्रेणियां, महा हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक के दक्षिण में है ये भाबर मैदान, शिवालिक के नीचे की तरफ फैले हैं ये भाबर मैदान। तो शिवालिक के दक्षिण में है ये भाबर मैदान। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से भारत के भौतिक प्रदेशों में पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश हमने पिछली क्लास में समझ लिया था और आज की क्लास में हमने सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का हिस्सा भी समझ लिया। अब बढ़ते हैं हम तीसरे भौतिक प्रदेश की तरफ जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। पठार मतलब मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि ये है पहाड़, ये है मैदान और एक ऐसा ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो कि ऊपर से समतल है वो पठार कहलाता है। तो हमें प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय क्या है? प्रायद्वीपीय मतलब कि वो हिस्सा जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ हो, जैसे कि भारत का दक्षिण वाला हिस्सा, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, मतलब तीनों तरफ पानी है, तो इसे कहा जाएगा प्रायद्वीप। तो इस प्रायद्वीप में पठार पाया जाता है, उसे ही कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठार। इसी को हमें समझना है। तो समझते हैं प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो प्रायद्वीपीय पठार है। ये कितने एरिया में फैला हुआ है? करीब करीब लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। हालांकि ये आंकड़ा आप याद नहीं करोगे तब भी चलेगा, ये पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। ये पुरातन गोंडवाना लैंड का भाग है। पहले पृथ्वी एक हुआ करती थी, फिर उसके 2 हिस्से हुए, उसमें से एक हिस्सा था गोंडवाना लैंड। तो पूछा जाए प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। इसमें अलग अलग काल में अलग अलग चीजें बनती है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसको अलग अलग टाइम पीरियड में बांट दिया जाएगा। ये बहुत पुरानी, करोड़ों वर्ष पुरानी बात है। तो इसमें 2 काल के बारे में यहां बताया गया है, एक तो है कार्बोनिफेरस और एक है क्रिटेशियस। इस कार्बोनिफेरस काल में इस एरिया में कोयला बनता है और इस क्रिटेशियस काल में यहां पर दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है जिसे लावा पठार भी कहा जाता है। हालांकि इन दोनों में से यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि कोयले का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार में कब होता है तो कार्बोनिफेरस, कार्बन कोयला, कोयला कार्बन, प्रायद्वीपीय पठार। यह प्रायद्वीपीय पठार कौन कौन से क्षेत्रों में फैला हुआ है? अगर देखें तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी मतलब दक्षिण की तरफ जाओ और पूर्व की तरफ जाओ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजस्थान के इन हिस्सों में ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा फैला हुआ है। साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ये प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। इस प्रायद्वीपीय पठार में भारत में जितना भी लोहा निकलता है उसका 90% लोहा इस प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
सबसे ज्यादा लोहा कौन से भौतिक प्रदेश में पाया जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाएगा। जैसे हमने हिमालय के हिस्से देखे, मैदान के हिस्से देखे, उसी प्रकार इस प्रायद्वीपीय पठार के भी कुछ हिस्से हैं, एक एक करके हम समझते हैं। पहला हिस्सा है मालवा का पठार। प्रायद्वीपीय पठार का पहला हिस्सा है मालवा का पठार। मालवा के पठार में एक इंपॉर्टेंट आपको पहाड़ी मिल जाएगी जिसका नाम है विंध्यांचल श्रेणी। इसे विंध्यांचल, विंध्य और विंध्यांचल श्रेणी भी कहा जाता है। यह हिमालय से भी पुरानी श्रेणी है। विंध्यांचल पर्वत जो है वो हिमालय से भी पुरानी है। इस फोटो में आप देखोगे तो ये है विंध्यांचल और ये पूरा है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। तो ये विंध्यांचल जो है, जो कि मालवा के पठार पर है, ये हिमालय से भी पहले बनी हुई है, हिमालय से भी पुरानी है। ये गंगा और नर्मदा नदी के प्रवाह में जल विभाजक का काम करती है। मतलब कि गंगा इस तरफ बह रही है और नर्मदा इस तरफ बह रही है, तो बीच में कौन आ जा रहा है? ये विंध्यांचल पर्वत, यानी कि ये गंगा और नर्मदा नदी का जल विभाजक, जल को बांटने का काम कर रही है। इसके दक्षिण में एक इंपॉर्टेंट पहाड़ी है सतपुड़ा पहाड़ी। इस विंध्यांचल के भी दक्षिण में एक और इंपॉर्टेंट पहाड़ी है जिसका नाम है सतपुड़ा पहाड़ी। इस मालवा के पठार के पूर्व में, पूर्व मतलब जिधर सूर्य उगता है, और भारत के संदर्भ में बोला जाए तो ये वाले डायरेक्शन, तो पूर्व में आपको महादेव, मैकॉल, बाराकर, राजमहल की पहाड़ियां मिल जाएगी। महादेव, मैकॉल, बाराकर, राजमहल। महादेव, मैकॉल, बाराकर, राजमहल किसके पूर्व में है? मालवा के पठार के पूर्व में है। इसके पश्चिम में अरावली मिल जाएगा। पश्चिम मतलब वो पूर्व है तो पूर्व के सामने पश्चिम हो जाएगा। तो मालवा के पठार के पश्चिम में आपको राजस्थान की अरावली की पहाड़ियां मिल जाएगी। इसका ढाल जो है, मालवा के पठार का ढाल जो है वो उत्तर की तरफ है। ये मालवा का पठार, इसका ढाल किस तरफ है? उत्तर की तरफ। ये चीजें हमें कैसे पता चलती है? क्योंकि इस एरिया में जो भी नदी बहती है वो उत्तर की तरफ जाती है, और हमें पता है कि पानी किस तरफ जाता है? जिस तरफ ढाल नीचे होती है। तो इस मालवा के पठार का ढाल किस तरफ है? उत्तर की ओर है। हालांकि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये मालवा का पठार, यहां पर भी बड़ी मात्रा में खनिज मिलते हैं। खनिज जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गए, ये क्या है? खनिज है। तो मालवा के पठार में बड़ी मात्रा में खनिज आपको मिल जाएगा। इसकी ऊंची चोटियां कौन सी है? अमरकंटक और पंचमढ़ी। अमरकंटक, पंचमढ़ी ये इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, कभी आपको घूमने का मौका मिले जरूर जाइएगा। तो ये कहां पर है? ये मालवा के पठार में स्थित है। पठारी प्रदेश का, प्रायद्वीपीय पठारी हिस्से का दूसरा हिस्सा है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व वाले हिस्से में है। इस फोटो में आप समझिएगा, ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसका उत्तर ये, इसका पूर्व ये। तो उत्तर पूर्व मतलब कि ये वाला हिस्सा। तो उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार है। इसकी प्रमुख चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ चोटी कहां पर है? प्रायद्वीपीय पठार में। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में भी कौन से हिस्से वाले में? छोटा नागपुर पठार में। इसे खनिजों का अजायब घर बोला जाता है। मतलब इस छोटा नागपुर का पठार में अलग अलग तरह तरह के आपको खनिज देखने को मिल जाएंगे। मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, ये उड़ीसा वाले एरिया में आपको बड़ी मात्रा में खनिज देखने को मिल जाएंगे। यहां भारत का 60% लोहा, चूना पत्थर, कोयला ये मिल जाता है। ये खनिजों का अजायब घर है। आगे बढ़ते हैं। इसी का तीसरा हिस्सा है दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार, उसका पहला हिस्सा मालवा का पठार, दूसरा हिस्सा छोटा नागपुर का पठार, तीसरा हिस्सा दक्कन का पठार। इस दक्कन के पठार में और छोटे छोटे बहुत सारे पठार शामिल हो जाते हैं, जैसे कि कर्नाटक राज्य का लावा पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। कहां पर है ये दक्कन का पठार? ये दक्षिण की तरफ है। तो इसमें भी और छोटे छोटे पठार आ जाते हैं। कर्नाटक का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट ये शामिल है। इन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चौथा हिस्सा है दक्कन का लावा पठार। ये दक्कन का पठार था, ये है दक्कन का लावा पठार। इस दक्कन के लावा पठार में एक इंपॉर्टेंट पहाड़ी आती है बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? दक्कन का लावा पठार में। और दक्कन का लावा पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। इस बाबा बुदन की पहाड़ियां जो कि कर्नाटक में है, बड़ी मात्रा में आपको लोहा मिल जाएगा।
बड़ी मात्रा में आपको लोहा मिल जाएगा। ये दक्कन का लावा पठार मुख्य रूप से कौन से राज्य में फैला हुआ है? नीचे की तरफ महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य में मध्य प्रदेश। तो ये मुख्य रूप से 3 राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन का लावा पठार कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश, नीचे महाराष्ट्र और नीचे जाओ तो कर्नाटक। और कर्नाटक में एक इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ी, जिसमें लोहा बड़ी मात्रा में मिल जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार का नेक्स्ट हिस्सा है पश्चिमी घाट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोटो के माध्यम से एक बार देख लेते हैं कहां है पश्चिमी घाट। भारत का यह दक्षिण वाला हिस्सा, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार पाया जाएगा। इसके पश्चिम में कुछ पहाड़ी है, दक्षिण में पश्चिम में कुछ पहाड़ी है जिसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। इसी प्रकार पूर्व में भी, मेरी तरफ पूर्व में भी आपको बहुत सारी पहाड़ियां मिल जाएगी। ये कटी फटी पहाड़ियां हैं, ये कटी फटी पहाड़ियां हैं और इनको कहा जाता है पूर्वी घाट। पश्चिम में जो पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्व में जो पहाड़ी वो पूर्वी घाट। तो एक एक करके हम दोनों को देख लेते हैं। पहला है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा गुजरात के अंतर्गत भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र से लेकर नीचे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर लंबा है। यहां से लेकर यहां तक लगभग ये 1600 किलोमीटर लंबा है। यहां पर बड़ी मात्रा में वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, हरियाली, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधे, औषधियां यहां पर मिल जाएगी। इसीलिए पश्चिमी घाट को बोला जाता है कि ये बहुत ज्यादा वनस्पति विविधता, विविध प्रकार की वनस्पति यहां पर मिल जाएगी। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट नदियां निकलती है जिसे कहा जाता है उद्गम। उद्गम मतलब निकलना। तो इस पश्चिमी घाट से कुछ प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे कि गोदावरी एक बहुत बड़ी नदी है, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसके अलावा कृष्णा की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि भीमा है, तुंगभद्रा है। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है, यहीं से पैदा होती है। इस पश्चिमी घाट की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसे कि महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, जैसे कि कलसूबाई, ये डोडा बेटा इस पश्चिमी घाट में नीचे की तरफ एक पहाड़ी है, बड़ी सी पहाड़ी है जिसका नाम है नीलगिरी। तो इस नीलगिरी में एक ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम है डोडा बेटा। तो डोडा बेटा नीलगिरी में है और नीलगिरी पश्चिमी घाट में है। एक और इंपॉर्टेंट पहाड़ी की चोटी है अन्नाईमुदी जो कि अन्नामलाई पे है। नीलगिरी के नीचे है अन्नामलाई और अन्नामलाई पे एक ऊंची चोटी है अन्नाईमुदी। ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर पश्चिमी घाट में कुछ मुख्य प्रपात है। प्रपात मतलब आप झरना समझ लाइए। प्रपात मतलब क्या है? झरना। झरना मतलब इस फोटो में आप देखिए, ये पहाड़ी के ऊपर से या ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, इसे कहा जाता है प्रपात। तो पश्चिमी घाट में कुछ इंपॉर्टेंट झरने या प्रपात बने हुए हैं, जैसे कि गोदावरी नदी का प्रपात है येन प्रपात, कावेरी नदी का प्रपात है शिव समुद्र और श्रावती नदी का प्रपात है गरसोपा। इसमें से आप इन दोनों को तो जरूर याद कर लीजिएगा, गोदावरी का येन और कावेरी का शिव समुद्र। आगे बढ़ते हैं पूर्वी घाट की तरफ। पश्चिमी घाट हो गया, अब है अपना पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट हो गया, अब है अपना पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कौन सा हिस्सा है? इसे आप करेक्शन कर दीजिएगा, ये 6 नंबर का हिस्सा है। पूर्वी घाट कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। मुख्य रूप से ये इस तरफ वाले 4-5 राज्यों में फैला हुआ है। इसके कुछ ऊंचे भाग है, पूर्वी घाट के कुछ प्रमुख ऊंचे भाग है, जैसे कि महेंद्रगिरी है, विशाखापट्टनम श्रेणी है। ये किसके हिस्से हैं? ये पूर्वी घाट के हिस्से हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट श्रेणी भी है, जैसे कि नल्ला मलाई। तो नल्ला मलाई पश्चिमी घाट का हिस्सा है क्या? नहीं, पूर्वी घाट का हिस्सा है। यहां से कुछ प्रमुख नदियां गुजरती है। हमने पश्चिमी घाट में देखा था कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये पैदा होती है, लेकिन पूर्वी घाट से ये नदियां बहकर बंगाल की खाड़ी वाले पानी वाले हिस्से में गिर जाती है, जैसे कि महानदी, इंद्रावती, पेन्नार। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि पूर्वी घाट से गुजरती है।
इस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में एक इंपॉर्टेंट दर्रा है। दर्रा क्या होता है? हमने पिछली क्लास में समझा था कि एक पहाड़ी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ होता है उसे दर्रा कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने के लिए एक दर्रा है, पाल घाट दर्रा। कौन से दो पहाड़ियों के बीच में है? पश्चिमी और पूर्वी घाट का यहां पर मिलन होता है। कहां पर? पाल घाट दर्रे पर। और ये केरल और तमिलनाडु का प्रवेश द्वार कहलाता है। केरल और तमिलनाडु का प्रवेश द्वार कौन सा दर्रा कहलाता है? पाल घाट दर्रा कहलाता है। ठीक है, तो पूर्वी घाट के साथ हमने अपना प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा कंप्लीट किया है, यानी कि भारत के 3 भौतिक प्रदेश हम देख चुके हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था, और आज के क्लास में हमने सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार अच्छे से समझ लिया है। तो आज की क्लास को आज ही रिवाइज कीजिएगा। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।